आज हम आधुनिक भारत की कहानी को 3 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे। एक कार, एक फौजी रेजिमेंट और एक वैज्ञानिक। सुनने में शायद ये तीनों चीजें बहुत अलग लगे, पर सच तो ये है कि इन्होंने मिलकर ही उस भारत की नींव रखी है जिसे हम आज देखते हैं। तो सवाल ये है कि इन तीनों में कनेक्शन क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसने करोड़ों भारतीयों को पहिए दिए, उन्हें रफ्तार दी। जी हाँ, हमारी कहानी का पहला पिलर है मध्यम वर्ग का पहिया। ये कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की नहीं है, ये मारुति सुजुकी की कहानी है, जिसने, आप कह सकते हैं, एक पूरे देश के सपनों को एक नई स्पीड दे दी। जरा 80 के दशक के भारत को याद कीजिए। उस जमाने में कार रखना ना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सड़कों पर बस एम्बेसडर या फिएट ही नजर आती थीं, और उन्हें खरीदने के लिए भी सालों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फिर 1983 में एक जापानी कंपनी के साथ एक डील हुई और बस सब कुछ बदलने वाला था। और ये है वो पल, 14 दिसंबर 1983, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली मारुति 800 की चाबी हरपाल सिंह को सौंपी। ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये एक क्रांति की चाबी थी। एक ऐसी क्रांति जिसने करोड़ों लोगों को आज़ादी दी, कहीं भी कभी भी जाने की। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? इसकी कीमत सिर्फ 47,500 रुपए। जी हाँ, 47,500 रुपए। इस एक कीमत ने रातों रात मिडिल क्लास के लिए कार के सपने को हकीकत बना दिया। हालत ये थी कि वेटिंग पीरियड सालों का था, लेकिन लोगों ने इंतजार किया, और इसी के साथ भारत की सड़कों का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन देखिए, मारुति की कामयाबी का राज सिर्फ 800 नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी कि वो रुके नहीं। उन्होंने बदलते भारत की नब्ज को पकड़ा। 800 के बाद आई जेन, जो युवाओं की पहली पसंद बनी। फिर आई एल्टो, जो देश की नई बेस्ट सेलर बन गई। उसके बाद स्विफ्ट ने हैचबैक मार्केट में तहलका मचा दिया, और फिर ब्रेजा के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रेंड शुरू कर दिया। वो लगातार बदलते रहे, इवॉल्व होते रहे। और इसका नतीजा आज भी देखिए, इतने कंपटीशन के बाद भी भारत के कार मार्केट का लगभग 45% हिस्सा मारुति सुजुकी के पास है। सोचिए जरा, ये सिर्फ गाड़ियां बेचने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने की। टायर, स्टील, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाली हजारों कंपनियां सब मारुति के साथ बड़ी हुईं। ये शायद आत्मनिर्भर भारत के सबसे शुरुआती और सबसे कामयाब उदाहरणों में से एक था। तो एक तरफ तो देश आर्थिक तौर पर दौड़ रहा था, लेकिन ये तरक्की तभी तक है जब तक देश की सीमाएं महफूज हों। और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा पिलर आता है, राष्ट्र का अदम्य कवच, जाट रेजिमेंट। जाट बलवान, जय भगवान, ये सिर्फ एक युद्ध घोष या नारा नहीं है। ये उस जज्बे की आवाज है जो भारतीय सेना की सबसे बहादुर और सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक की पहचान है। ये अपने आप में वीरता की एक पूरी विरासत को समेटे हुए है। और ये विरासत कोई नई नहीं है, इसका इतिहास तो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, 1795 में कलकत्ता नेटिव मिलिशिया के तौर पर इसकी शुरुआत हुई। फिर 1922 में इसे नवी जाट रेजिमेंट के तौर पर रीऑर्गेनाइज किया गया, और 1947 में ये आज़ाद भारत की सेना का एक अटूट हिस्सा बन गई। ये रेजिमेंट भारत के बनने की कहानी की गवाह रही है। और आज़ादी के बाद जब भी देश को जरूरत पड़ी, जाट रेजिमेंट हमेशा सबसे आगे खड़ी मिली। चाहे 1948 में राजौरी और जोजिला की बर्फीली चोटियां हों, 1965 में डोगराय और फिल्लौरा की जबरदस्त लड़ाई हो, या फिर 1999 में कारगिल की मुश्कोह घाटी, हर जंग में इनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, इन पर लगे तमगे, ये अवार्ड्स इस बात का सबूत हैं। जरा देखिए, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, और तो और ब्रिटिश राज के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस भी। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को पहिए मिल चुके थे, सीमाएं सुरक्षित थी। अब वक्त था एक लंबी उड़ान भरने का, आसमान की तरफ देखने का। और इस उड़ान को पंख दिए हमारी कहानी के तीसरे स्तंभ ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हो, बल्कि वो जो सोने नहीं देते। क्या कमाल की बात है। और यही वो फलसफा था जो डॉक्टर कलाम को रामेश्वरम की गलियों से उठाकर राष्ट्रपति भवन तक ले आया। उनकी ये एक लाइन आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक मंत्र की तरह है। उनका सफर देखिए जरा, एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार की मदद के लिए रामेश्वरम में अखबार बेचता था।
वही लड़का बड़ा होके डीआरडीओ और इसरो का एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है। फिर वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लीड करता है और मिसाइल मैन कहलाता है। 1997 में उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिलता है और फिर वो बनते हैं जनता के राष्ट्रपति। ये कहानी बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये मायने नहीं रखता। और उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी लीडरशिप में ही भारत ने अग्नि की उड़ान भरी। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये 5 मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का ऐलान थीं। इन्होंने ही भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल किया जिनके पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। लेकिन साइंटिस्ट के तौर पर उनकी उपलब्धियां एक तरफ और राष्ट्रपति के तौर पर उनका काम एक तरफ। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खास तौर पर बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए। वो प्रेसिडेंट से ज्यादा एक टीचर, एक मेंटोर बन गए। अपनी सादगी और अपने विजन से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। इसीलिए उन्हें कहा गया द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक कार, एक रेजिमेंट और एक वैज्ञानिक। सुनने में कितना अलग लगता है ना, लेकिन यही तीनों मिलकर बनाते हैं भारत की प्रगति का त्रिकोण। ये 3 स्तंभ हैं: आर्थिक शक्ति जो मारुति जैसी कंपनियों ने दी, सैन्य वीरता जो जाट रेजिमेंट जैसे वीरों ने दिखाई, और वैज्ञानिक प्रेरणा जो डॉक्टर कलाम जैसे महापुरुषों से मिली। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, पैसा, सुरक्षा और सोच, तभी कोई देश सही मायने में तरक्की करता है। तो हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्री, हिम्मत और इनोवेशन ने मिलकर आज के भारत को बनाया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सवाल तो ये है कि भारत की कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा?